बूढ़ी अम्मा की जादुई काली बकरी। अम्मा सूखी रोटी खा रही थी। तभी चीनू बकरी मिमियाने लगती है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे भी भूख लगी है। रुक, मैं अभी खाना खाकर तुझे हरी हरी घास चराने के लिए लेकर जाऊंगी, समझी? बूढ़ी अम्मा रोटी खाकर चीनू बकरी को जंगल चराने के लिए लेकर जाती है। ले चीनू, अब तू ये हरी हरी घास खा। मैं ना बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ। चीनू बकरी घास खाने लगती है और बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो अपने बीते समय को सोचने लगती है। दादी, आप मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, मेरी प्रमोशन हो गई है और अब मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं सुरभि और निधि को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ शहर। पापा, क्या हम दादी को अपने साथ नहीं लेके जा सकते? नहीं बेटा, तुम्हारी दादी शहर में नहीं रह पाएगी, इसलिए अब हम उनको अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। पर हम ना छुट्टियों में माँ जी से मिलने आया करेंगे। हाँ हाँ, जल्दी करो, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। कुछ देर के बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रणाम माँ, अब हम चलते हैं। सुरभि रो रही थी। दादी, आप भी चलो ना हमारे साथ। मैं आपके बिना वहां पर कैसे रहूंगी दादी? बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, पर तुझे हर रोज टेलीफोन करके ना मैं कहानियां सुनाया करूंगी। प्रॉमिस दादी। अब चलें। सौरभ उनको लेकर वहां से चला जाता है, पर उसकी माँ वहीं पर उसे देखे जा रही थी। कितने साल बीत गए हैं, लेकिन सौरभ एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया और ना ही मेरी पोती से कभी बात करवाई। इन 10 सालों में तो सुरभि भी कितनी बड़ी हो गई होगी ना। 5 साल की थी जब वो अपने पापा के साथ शहर गई थी। मेरा बहुत मन करता है उसे देखने को। चीनू बकरी बूढ़ी अम्मा के पास आकर खड़ी हो जाती है और अम्मा का ध्यान टूटता है। अरे चीनू, तूने घास भी खा ली और मैं अभी तक वही पुरानी बातें सोच रही हूँ। चल घर चलते हैं, आज के खाने का भी बंदोबस्त करना है अभी। बूढ़ी अम्मा चीनू बकरी को लेकर घर आती है। चीनू बकरी बूढ़ी अम्मा के साथ रहती थी। जब उसका बेटा हमेशा के लिए शहर चला गया था, तब अम्मा बहुत अकेले हो गई थी। इसलिए अम्मा ने एक छोटी सी बकरी पाल रखी थी। अम्मा अपनी हर बात चीनू बकरी से करती थी। अरे, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लगता है आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा भूखे पेट ही सो जाती है और अगले दिन हरिओम हरिओम। अम्मा घर के बाहर आती है। अम्मा जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बाबा, मैंने खुद कल से कुछ भी नहीं खाया है, आपको क्या खिलाऊंगी? मुझे माफ करना बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माई। माई, ये बकरी। हाँ बाबा, ये मेरी चीनू बकरी है, मेरे साथ रहती है। ये बकरी साधारण नहीं है। बस यूं समझ लीजिए अम्मा, अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हरिओम हरिओम। साधु बाबा वहां से चला जाता है और अम्मा चीनू को देखकर कहती है, पता नहीं साधु बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम एक साधारण बकरी नहीं हो। चीनू मिमियाने लगती है। अरे अम्मा जी, ये कुछ खाना है। हमारे घर ना कन्या पूजन था, तो मैंने सोचा आपको भी दे दूं। अम्मा बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुझे पता है, मैं कल से भूखी थी। अम्मा सरिता से खाना ले लेती है और घर के अंदर जाकर खाना खाने लगती है। ऐसे ही बूढ़ी अम्मा की अब कोई ना कोई मदद कर देता था। कुछ समय से चीनू बकरी गर्भवती थी। अरे अम्मा जी, आज चीनू बड़ी ही सुस्त लग रही है। हाँ बेटी, सुबह से ये घास भी नहीं खा रही है। एक काम कीजिए अम्मा जी, वैद्य जी को ना एक बार दिखा लीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटी।
अम्मा वैद्य को बुलाने के लिए चली जाती है। अम्मा वैद्य को चीनू बकरी की स्थिति के बारे में बताती है और अम्मा वैद्य को लेकर आती है। ये बकरी गर्भवती है और मुझे लगता है ये कभी भी माँ बन सकती है। सुबह से शाम हो गई थी। चीनू बकरी 2 मेमनों को जन्म देती है। अरे, ये कितने प्यारे हैं और कितने हष्ट-पुष्ट भी हैं। चीनू बकरी के थन से अपने आप ही दूध निकलने लगा था। अरे, ये क्या चीनू, अपने आप तू दूध कैसे दे रही है? एक काम करती हूँ, बाल्टी लेकर आती हूँ। अम्मा बाल्टी लेकर आती है और चीनू बकरी बाल्टी भरकर दूध देती है। अरे, अभी भी दूध निकल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अम्मा एक और बाल्टी लेकर आती है और वो भी दूध से भर जाती है। ऐसे ही 5 बाल्टी दूध की भर जाती है। तभी अम्मा को साधु बाबा वाली बात याद आती है। साधु बाबा की बात सच थी। चीनू साधारण नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई बकरी है। लेकिन मैं इतने सारे दूध का क्या करूंगी? चीनू मिमियाने लगती है। मैं समझ गई। मैं सुबह ये दूध बेचने के लिए जाऊंगी। अगले दिन अम्मा दूध बेचने के लिए चली जाती है। अरे अम्मा जी, इतना सारा दूध कहाँ से लेकर आ गई आप? अरे बेटी, वो मैंने बकरी पाल रखी थी ना, कल ही वो माँ बनी है। उसने मुझे पूरे 5 बाल्टी दूध दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं इतने सारे दूध का क्या करूंगी, इसीलिए मैं दूध बेचने के लिए आ गई। क्या 5 बाल्टी दूध? अरे अम्मा जी, इतना दूध तो हमारी गाय भी नहीं देती जितना दूध तुम्हारी बकरी ने दे दिया है। अम्मा सारा दूध बेच देती है और दूध बेचकर जो पैसे कमाए थे उससे वो अपने लिए घर का राशन लेती है। अरे अम्मा जी, मैं उधार नहीं करूंगा। अरे बेटा, मैं तुम्हें नगद पैसे ही दूंगी। अम्मा उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी वहां लोग आपस में बातें करने लगते हैं। क्या भाई, तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, अम्मा की बकरी तो जादुई है, जादुई। चीनू बकरी की बात सुनकर हरिया के मन में लालच आ जाता है। अरे भाग्यवान, तुमने सुना आज गांव में क्या चर्चा हो रही है? हाँ जी, मुझे सरिता ने बताया कि बूढ़ी अम्मा की बकरी ना जादुई बकरी है। हाँ सुमन, मैं सोच रहा था कि अगर वो बकरी हमारी हो जाए तो। हाँ जी, फिर देर किस बात की, हम ना आज रात को ही अम्मा की बकरी चुरा लेंगे। रात हो गई थी। चीनू, अब तुम भी आराम कर लो, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। अम्मा घर के अंदर चली जाती है और वो दोनों पति पत्नी चीनू को चुराने के लिए आ जाते हैं। जी, देख क्या रहे हो? वो जादुई बकरी बैठी हुई है, तुम ना जल्दी से उसे खोल दो। हरिया चीनू की रस्सी खोल देता है। तभी दोनों मेमने मिमियाने लगते हैं। मैं। अरे चुप करो। सुमन जैसे ही छड़ी से उन दोनों को मारने लगती है, तभी चीनू उसे जोर की टक्कर मारती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत! चीनू बकरी हरिया को भी जोर से टक्कर मारती है। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज से अम्मा और बाकी के गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। चोरी करने के अपराध में तुम दोनों को अम्मा से माफी मांगनी होगी। हम माफ कर दीजिए अम्मा जी, हम लालच में अंधे हो गए थे और हम कभी भी आपके घर की तरफ नहीं आएंगे अम्मा, हमें माफ कर दो। ऐसे ही अब अम्मा चीनू बकरी का दूध बेचती और देखते ही देखते अम्मा भी अब अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। अब वो किसी से मांग कर नहीं खाती थी। एक दिन अम्मा चीनू बकरी के पास एक खटिया पर बैठी हुई थी। कितना अच्छा होता अगर सौरभ भी यहीं गांव में ही रहता। कम से कम मैं अपनी पोती को तो अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देख पाती। अब तो मुझे लगने लगा है कि उसे देखे बिना ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अम्मा बहुत उदास थी। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। माँ जी, माँ जी। अरे, ये तो मेरी सुरभि की आवाज है। अम्मा जैसे ही देखती है, उसकी पोती जो छोटी सी थी अब वो बड़ी हो गई है। अम्मा उन तीनों को देखकर बहुत खुश होती है। दादी, मुझे पता है आप मुझे ही याद कर रही थी ना। अम्मा भावुक हो जाती है और सुरभि को अपने गले लगा देती है।
माँ, मुझे माफ कर दो। इतने सालों आपसे दूर रहकर मुझे समझ में आया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए बोझ नहीं हो सकती। इसलिए मैं अब हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव में आ गया हूँ, आपके साथ रहने के लिए माँ। तू सच कह रहा है बेटा। हाँ माँ, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। अम्मा बहुत खुश होती है। दादी, ये बकरी किसकी है? सुरभि बेटा, ये चीनू बकरी है। तुम लोगों के जाने के बाद यही मेरे जीने का सहारा बनी थी। चीनू कोई साधारण बकरी नहीं, बल्कि जादुई बकरी है। साधु बाबा की हर बात सच थी कि ये बकरी मेरी जिंदगी में खुशियों की एक नई बहार लेकर आएगी। और देखो, आज मुझे मेरे बच्चे मिल गए। अब अम्मा चीनू बकरी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। एक जंगल के पास उदयपुर गांव बसा हुआ था। उस गांव में कमल अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। कमल बहुत ही गरीब था। वो सोहनलाल सेठ की जमीन पर खेती करके अपना घर चला रहा था। सोहनलाल सेठ उस गांव में सबसे अमीर था। पूरे गांव में उसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी। सोहनलाल ने बहुत सारी गाय और बकरियां भी रखी हुई थी। एक दिन कमल सेठ की बकरियों को चराने के लिए जाता है और तभी सेठ उससे कहता है, अरे कमल, ये बकरी अब दूध नहीं देती। एक काम कर, इस बकरी को जंगल में ही छोड़ आना, समझा? मालिक, मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे ज्ञान मत दे, जो कहा है वो कर, नहीं तो मैं किसी और को काम पर रख लूंगा, समझा? नहीं नहीं मालिक, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं इस बकरी को जंगल में छोड़ आऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से जा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। कमल मजबूर होकर सारी बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। जंगल में जाते जाते वो यही सोच रहा था कि वो मुनमुन को कैसे छोड़ेगा, वो भी इस भयानक जंगल में। कमल जंगल में पहुंच जाता है और सारी बकरियां घास चरने लगती है। दोपहर का समय था। मुझे माफ कर देना मुनमुन, मैं भी मजबूर हूँ। कमल दुखी मन से मुनमुन को वहीं जंगल में छोड़कर बाकी सारी बकरियों को वापस ले आता है। कमल उन सभी को सेठ के बाड़े में बंद करके अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत दुखी लग रहे हो? अरे भाग्यवान, आज मैं एक पाप का भागीदार बन गया हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? कमल उसे सारी बात बताता है। जी, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अगर उस जंगल में कोई जंगली जानवर उसे खा गया तो? मैं क्या करता पूनम, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं उसे जंगल में नहीं छोड़ता तो सेठ मुझे काम से निकाल देता। अगर सेठ को उस बकरी से इतनी ही दिक्कत थी तो आप उसे अपने घर ले आते ना। हाँ पापा, मेरी टीचर कहती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी और पत्नी की बातें सुनकर कमल को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो वापस जंगल में मुनमुन को लाने के लिए चला जाता है। मुनमुन, मुनमुन, कहाँ हो तुम मुनमुन? कमल जंगल में मुनमुन को पुकार रहा था। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं मुनमुन को किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खा लिया होगा। कमल उसे पुकारता हुआ बहुत आगे तक चला जाता है। तभी वो देखता है कि मुनमुन घास चरकर एक जगह बैठी हुई थी। कमल जल्दी से उसके पास जाता है। अरे मुनमुन, तुम यहाँ? मुनमुन भी कमल को देखकर खड़ी हो जाती है और मिमियाने लगती है। कमल उसे देखकर बहुत खुश होता है। मुझे माफ कर दे मुनमुन, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेने के लिए आया हूँ। और फिर कमल मुनमुन को अपने घर ले आता है। जी, आप इसे ना हमारे पुराने वाले बाड़े में बंद कर दो। कमल मुनमुन को बांध देता है। अब कमल और उसकी पत्नी पूनम मुनमुन का अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक दिन मुनमुन बैठी हुई थी और घास नहीं खा रही थी। जी, आज ना मुझे मुनमुन ठीक नहीं लग रही है। आप एक काम कीजिए ना, वैद्य जी को बोलकर लेकर आइए ना। कमल वैद्य को बुलाकर लाता है। आप लोगों के लिए एक खुशी की बात है, ये बकरी गर्भवती है और कुछ ही दिनों में ये माँ बनने वाली है। कमल और पूनम ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं।
जब से उनको मुनमुन के गर्भवती होने की बात पता चली थी, तब से वो मुनमुन का बहुत ध्यान रखते थे। एक रात मुनमुन दो छोटे से मेमनों को जन्म देती है। अरे पूनम, देखो तो हमारी मुनमुन ने 2 मेमनों को जन्म दिया है। हाँ जी, ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अगली सुबह पूनम मुनमुन का दूध निकाल रही थी। तभी वो देखती है कि मुनमुन ने तो 5 बाल्टी भर के दूध दे दिया है। अरे, इतना सारा दूध! मुनमुन, तूने तो हमें 5 बाल्टी भरकर दूध दिया है। ये तो कोई जादू ही हो सकता है। जी सुनिए, हमारी मुनमुन ने 5 बाल्टी दूध दिया है। मुझे तो ये कोई आम बकरी नहीं लगती जी। पूनम और कमल समझ जाते हैं कि मुनमुन कोई साधारण बकरी नहीं है, बल्कि जादुई बकरी है। कमल दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। मुनमुन का दूध बेचकर कमल भी अब अच्छा जीवन यापन करने लगा था। पूनम, मैं क्या कह रहा था कि मुनमुन और भी ज्यादा दूध देने लगी है। क्यों ना हम एक मिठाई की दुकान खोल लें? जी, ये विचार तो बहुत अच्छा है। हम मुनमुन के दूध से बनी मिठाइयाँ बेचा करेंगे जी। कमल एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और देखते ही देखते कमल की मिठाई की दुकान बहुत मशहूर होने लगती है और कमल पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया था। जब ये बात सेठ को पता चली तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और कमल की दुकान पर जाता है। अरे वाह कमल, तूने तो बहुत तरक्की कर ली है। ऐसी भी कौन सी जादुई की छड़ी तुम्हारे हाथ लग गई है? अरे नहीं नहीं मालिक, कोई जादुई की छड़ी हाथ नहीं लगी है। आपको याद है मालिक, आपने कुछ समय पहले मुझे मुनमुन बकरी को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था। हाँ हाँ, अब तक तो वो बकरी किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ गई होगी। नहीं नहीं मालिक, मैं उसे अपने घर ले आया था। मुनमुन गर्भवती थी, इसलिए वो दूध नहीं देती थी मालिक। हमने उसकी खूब सेवा की। वो हमें हर रोज 10 बाल्टी दूध देती है। मुझे तो वो कोई जादुई बकरी लगती है मालिक। क्या? 10 बाल्टी दूध? ये सुनकर सेठ हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। सेठ पंचायत में जाकर कमल पर बकरी चुराने का इल्जाम लगा देता है। अगले दिन कमल को पंचायत में बुलाया जाता है। कमल, सोहनलाल सेठ ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी बकरी चुराई है, वो भी ज्यादा दूध देने वाली। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने कोई बकरी नहीं चुराई थी, बल्कि सेठ जी ने मुझे मुनमुन को जंगल में छोड़ने के लिए कह दिया था। ऊपर से मुझे ये भी कहा था कि अगर मैं मुनमुन को जंगल में नहीं छोड़ूंगा तो ये मुझे काम से निकाल देंगे। मैंने मुनमुन को जंगल में नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे अपने साथ अपने घर ले आया था और उसकी हम दोनों पति पत्नी ने खूब अच्छे से सेवा की थी सरपंच जी। सोहनलाल, कमल जो कह रहा है क्या वो सच है? सेठ हिचकिचाता हुआ कहता है। जी जी सरपंच जी, लेकिन उस बकरी पर मेरा हक है ना। उसका असली मालिक तो मैं ही हूँ। तुम्हारा उस बकरी पर कोई हक नहीं है, ना ही तुम उस बकरी के मालिक हो। तुमने तो उसे जंगल में छोड़ने को कह दिया था, और वैसे भी मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। कमल ने उस बकरी की जान बचाई थी, तुम जैसे इंसान से वो भी। तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि वो बकरी कमल और उसके परिवार की ही रहेगी। पंचायत कमल के हक में फैसला सुनाती है, लेकिन सेठ को ये फैसला मंजूर नहीं था। इसलिए वो गुस्से से वहां से चला जाता है और एक दिन सेठ के आदमी मुनमुन को चुरा लेते हैं। अगले दिन जब पूनम मुनमुन का दूध निकालने के लिए गई तो वो देखती है कि मुनमुन तो वहां पर थी ही नहीं। जी, हमारी मुनमुन ना बाड़े में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी जी। मुझे तो लगता है पूनम, ये जरूर उस लालची सेठ का काम है। देखा नहीं उस दिन पंचायत में वो सरपंच जी के फैसले पर कितना नाराज हो गया था। चलो, हम मुनमुन को लेकर आते हैं जी। कोई फायदा नहीं है भाग्यवान, वो हमें मुनमुन को कभी नहीं देगा। जी, मैं मुनमुन को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने उसे अपनी सुरभि की तरह पाला था। तुम भगवान पर भरोसा रखो पूनम, देखना एक दिन सेठ खुद ही हमें मुनमुन को लौटा देगा। और इधर सेठ के आदमी दिन रात मुनमुन से दूध निकालते रहते थे और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। 2 दिन के बाद मुनमुन दूध देना बंद कर देती है। मुनमुन के दूध ना देने पर सेठ उसे मारने लगता है, लेकिन मुनमुन उसे जोर की टक्कर मारकर दूर गिरा देती है। दुखी होकर सेठ मुनमुन को वापस कमल के घर ले आता है।
अरे ये लो अपनी बकरी, इसने तो मेरे प्राण ही निकाल देने थे आज। और क्या कह रहे थे तुम कि ये कोई जादुई बकरी है? अरे ये कोई जादुई वादुई बकरी नहीं है। और सेठ वहां से चला जाता है। देखो जी, हमारी मुनमुन कितनी कमजोर हो गई है। लगता है सेठ ने ना बिल्कुल भी उसकी सेवा नहीं की थी। मुनमुन मिमियाने लगती है। पूनम और कमल मुनमुन की अच्छे से सेवा करते हैं और मुनमुन उनको बाल्टियां भरकर दूध दिया करती थी। और इसी तरह वो लोग अपनी जादुई मुनमुन बकरी के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।